2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय किसान यूनियन का क्या कुछ स्टैंड रहेगा। तमाम जो किसान है वो हमारे साथ मौजूद है और किसान नेता अभिमन्यु हमारे साथ मौजूद है, जो कि लगातार पिछले लंबे समय से किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुहाड़ साहब, क्या स्टैंड है? दो टूक जवाब अगर पूरा प्रदेश और पूरा देश जाना चाहे तो आप तमाम किसान नेताओं का, तमाम किसानों का, भारतीय किसान यूनियन का क्या कुछ स्टैंड है? अभिमन्यु कुहाड़ क्या सोचते हैं? देखो, मैं एक बात कह रहा हूँ, एक सामाजिक तौर पे भी ये बात कहें और यूनियन के तौर पे भी बात कहें, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है। जिस पार्टी की सरकार किसानों को अपने देश की राजधानी में जाने से रोकेगी, जिस पार्टी की सरकार निहत्थे निर्दोष किसानों पे गोली चला के उनकी हत्या करेगी, जिस पार्टी की सरकार 400 से अधिक नौजवानों को पैलेट गन के माध्यम से घायल करेगी और 5 नौजवान किसानों की आंखों की रोशनी छीन लेगी, तो निश्चित तौर पे किसान समाज में, मजदूर समाज में उस पार्टी की गलत नीतियों के प्रति बहुत भारी भरकम नाराजगी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप देख भी रहे होंगे कि जब भी ये गाँव में जा रहे हैं, पहली बात तो भाजपा वाले गाँव में जाने से बच रहे हैं। जब भी ये गाँव में जा रहे हैं तो लोग उनसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई, जो 2014 से पहले प्रधानमंत्री जी के वादे थे एमएसपी गारंटी कानून के, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के, वो आपने 10 साल के अपने सत्ता में वो पूरे क्यों नहीं किए? लोग साधारण से सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन भाजपा वाले लोगों को इन सवालों से इतना डर लग रहा है कि वो भारी भरकम पुलिस बल लेके आते हैं और लोगों को गिरफ्तार करा लेते हैं। यानी भाजपा का, आरएसएस वाले लोगों का लोकतंत्र के अंदर कोई विश्वास नहीं है। वो चाहते हैं कि इस देश में तानाशाही रूल आ जाए। वो नहीं चाहते कि कोई उनसे सवाल पूछने की भी हिम्मत करे। लेकिन हम उनके ऐसे मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। यहीं की बात करें, अभी लगभग 10 तारीख के आसपास, 11 तारीख के आसपास यहाँ बलवान लोहान जी हैं, सारे साथी हमारे बैठे हैं। यहाँ पे भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी रणजीत चौटाला आ रहे थे, तो लोग शांतिपूर्ण तरीके से उनसे सवाल पूछना चाह रहे थे। लोग ये पूछना चाह रहे थे कि आपने 22 साल के नौजवान शुभकरण सिंह को गोली क्यों मारी 21 फरवरी को, जो खनौरी बॉर्डर पे, खनौरी दाते सिंह वाला बॉर्डर पे आपने वहाँ पे पैलेट गनों का हमला करके किसानों की आंखों की रोशनी क्यों छीन ली? आप किसानों की कर्ज माफी क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन यहाँ बाहरी पुलिस बल लगा के एक तरीके से पुलिस की छावनी बना दी गई और बलवान लोहान जी को, अन्य हमारे जो किसान साथी थे, सभी को उनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्या ये कोई अपराधी हैं? ये समाज में एक सम्मानित व्यक्ति हैं। ये यूनियन के पदाधिकारी हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी से इनका कोई लेना देना नहीं। तो आखिर इनको ऐसा क्या गुनाह कर दिया भाई इन्होंने? मतलब सवाल पूछना भी मतलब गलत है क्या भाई? एक बात बताओ मुझे, आप मान लो कोई 9वीं क्लास का बच्चा है, आप तो अध्यापक भी हैं अजय भाई, वो 10वीं में जाएगा, तो 10वीं में तभी तो आप उसको दाखिला दोगे ना जब 9वीं की उसकी मार्कशीट बन जाएगी, उसकी रिपोर्ट कार्ड तैयार हो जाएगी और वो उसमें पास हो जाएगा, जब तो 10वीं में दाखिला दोगे ना। तो इसी तरीके से ये सिस्टम है भाई। पिछले लोकसभा चुनाव में और उससे पिछले लोकसभा चुनाव में जो इन्होंने वादे करे थे, लोग इनका रिपोर्ट कार्ड चेक करना चाह रहे हैं। इन्होंने कितने पूरे किए, कितनों की वादा खिलाफी करी, जो वादा खिलाफी करी वो क्यों करी? तो ये तो लोगों का अधिकार है, लेकिन ये वो भी नहीं करने दे रहे। एक बात। दूसरी बात, अभी 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पे, खनौरी बॉर्डर पे, डबवाड़ी बॉर्डर पे और राजस्थान हरियाणा के रतनपुरा बॉर्डर पे किसानों का मोर्चा लगा हुआ है। और आज देखिए, और किसान आंदोलन की प्राप्ति ही मैं कहूँगा कि सबसे पहली बात, 20 फरवरी को भारत सरकार ने पूरे देश में गन्ने का रेट 25 रुपया क्विंटल बढ़ाया। 22 तारीख को हरियाणा में ऐलान हुआ कि भाई जो भी सोसाइटियों का कर्जा है उसका ब्याज और उसकी पेनल्टी माफ़ करी जाएगी। 26 तारीख को सबसे महत्वपूर्ण बात हमने पहले भी कई बार इंटरव्यू में आपसे करी है। देखिए, एमएसपी गारंटी कानून बनने के लिए और किसानों की बहुत सारी समस्याओं का समाधान के लिए जरूरी है कि भारत सरकार अपने खेती सेक्टर को WTO से बाहर निकाले। तो 26 फरवरी 2024 को जो अब की बार WTO की बैठक अबू धाबी में हुई, वहाँ पे इस किसान आंदोलन के दबाव में भारत सरकार को 47 और देशों को साथ में लेके ये रेजोल्यूशन मूव करना पड़ा कि जो 10% वॉल्यूम वाइज जो सरकारी छूट की अनुमति मिली हुई है भारत को, इस 10% की छूट को बढ़ाया जाए और इस 10% की छूट को परमानेंट किया जाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज अभी हम मंडी में बैठे हैं, नारनौद मंडी में, जो अभी गेहूं की सरकारी खरीद हो रही है या मोटे वाले धान की जो सरकारी खरीद होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि WTO के पीस क्लॉज के तहत जो एक टेम्परेरी क्लॉज है, उसमें भारत सरकार को 10% की छूट मिली हुई है सरकारी खरीद करने की, ताकि वो गरीब भाइयों को राशन दे पाए। तो कुल मिला के जो आंदोलन है, उस आंदोलन ने आज एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे को स्थापित कर दिया है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, खासकर विपक्ष की पार्टियां हो, इस आंदोलन ने उनकी मजबूरी बना दिया है कि उन्होंने सबने अपने मैनिफेस्टो में किसान का जिक्र किया है। पहले अक्सर क्या होता था, चुनाव से पहले हम सारी पार्टियों का मैनिफेस्टो उठा के देखते थे कि भाई कहीं किसान का भी जिक्र किया हुआ है, कहीं मजदूर भाई का भी जिक्र किया हुआ है।
कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता था। लेकिन अब की बार आज किसान का मुद्दा एक सेंट्रल मुद्दा है। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, मंगलसूत्र के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे, सोना चांदी के नाम पे, जातिवाद के नाम पे, लेकिन वो किसानों के मुद्दों को, नौजवानों के रोजगार के मुद्दे को, मजदूर भाइयों के मुद्दे को और जो पूरी छत्तीस बिरादरी के मुद्दे हैं, हमारे सामाजिक मुद्दे, उनको वो गौण नहीं कर पाएंगे, उनको वो साइडलाइन नहीं कर पाएंगे। जी अभिमन्यु जी, लेकिन लोकतंत्र के अंदर वोट मांगना सबका अधिकार है और आप लोगों के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि किसानों के भेष में कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोग घुस रहे हैं और साथ में तानाशाही करते हुए उनको वोट मांगने से भी रोक रहे हैं। ये कितना जायज़ है? नहीं, जो इन्होंने हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे जो इन्होंने इतनी ज़बरदस्त फेंसिंग कर दी, ज़बरदस्त इन्होंने बैरिकेटिंग कर दी और लोगों पे गोलियां चला रहे हैं। बहुत सारे यहाँ के भी नारनौंद के लोहान साहब भी बैठे हैं और हमारे साथी बैठे हैं, शिल्लू भाई बैठे हैं, सारे साथी हैं हमारे, बड़े भाई साहब बैठे हैं सारे, ओम प्रकाश जी, ये सब मोर्चे पे मार रहे हैं। सब ने देखा, इन्होंने अभी मोर्चे चल रहे हैं जी। मतलब वहाँ गोली चला रहे हो आप, निहत्थे निर्दोष किसानों पे गोलियां मार रहे हो आप जाके, क्या वो लोकतंत्र है? भाई हमने कहीं ये नहीं कहा कि हम इनको गाँव में नहीं घुसने देंगे। हमने ये कहा कि भाई इनसे सवाल जवाब करेंगे और ये सवाल जवाब भी नहीं करने देंगे तो काले झंडे दिखा के विरोध करेंगे। इतना तो अधिकार है ना हमें। भाई एक बार बताओ मुझे, भाजपा के नेताओं को हमारे सवालों से क्या डर लग रहा है? हम ये पूछना चाह रहे हैं। लेकिन आप लोग तो घुसने ही नहीं दे रहे ना, कहीं ना कहीं लोकतंत्र का हनन हो रहा है। देखिए मेरी बात, अगर वो गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब आप भी गलत करेंगे। हम ये नहीं कह रहे। देखो आप कहीं पे भी किसी भी गांव में उठा के देखो, लोगों ने पहले सवाल जवाब करने की कोशिश करी, सवाल जवाब जब उन्होंने नहीं किया तो लोगों ने फिर उनका विरोध किया है। आप मुझे एक भी गांव का नाम बता दीजिए जहां किसी भाजपा नेता का डायरेक्ट विरोध हो गया हो। पहले लोगों ने सवाल जवाब करने की कोशिश करी है। जब सवाल जवाब भी नहीं करने देंगे फिर तो विरोध करना जिम्मेदारी है ना। इसका मतलब तो लोकतंत्र को वो नहीं मानते। भाई जनता अपने जो भी नुमाइंदे हैं किसी भी पार्टी के, उनसे सवाल करना चाहती है, वो सवाल नहीं करने देते। इसका मतलब लोकतंत्र में जनता का तो विश्वास है लेकिन लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी का विश्वास नहीं है। तो ये उनकी मंशा के ऊपर सवाल उठाता है। एक बात और मैं इससे आगे की बात भी कह दूं, अभी 7 मई से अभी हमारे मोर्चे चल ही रहे हैं। 7 मई से हरियाणा के अंदर 3-4 यात्राएं शुरू होंगी जो हरियाणा के जिले जिले में, गांव गांव में जाएंगी। लोगों को हम ये याद दिलाएंगे कि पिछले 10 सालों में इस सरकार ने क्या क्या जुल्म किए, कितनी जगह इन्होंने लाठीचार्ज किया, कितनी जगह इन्होंने किसानों की हड्डियां तोड़ दी, किस तरीके से इन्होंने शंभू बॉर्डर पे, खनौरी दाते सिंह वाला बॉर्डर पे उन हथियारों का इस्तेमाल किया जो हथियार बॉर्डर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। इतने बड़े बड़े इंजेक्टर मोर्टार जिनका इस्तेमाल गेट तोड़ने के लिए किया जाता है, उनका इस्तेमाल किसानों के ऊपर डायरेक्ट किया गया। किसानों की छाती में वे मारे गए। छर्रे हैं, वो छर्रे किसानों के ऊपर मारे गए। इन्होंने जहरीली गैस, मैं आपको सैंपल दूंगा अगली बार जब मैं आऊंगा, आप इतनी एक बड़ी बोतल है, उस बोतल को हमने दिखाया भी पत्रकारों से, उसका नाम है हिल्टी HTRE10। जब हमने उसको सर्च किया तो वो उसमें गूगल पे ये पता लगा कि इसमें वो खतरनाक जहरीली गैसें हैं जो किसी व्यक्ति की आंखों को परमानेंट डैमेज कर सकती हैं, जो किसी व्यक्ति की बच्चा पैदा करने की क्षमता को खत्म कर सकती हैं, जो किसी व्यक्ति के जीन्स को भी डैमेज कर सकती हैं। इस तरीके के हथियार इस्तेमाल करे गए। ये सारी चीजें जो वादा खिलाफी इन्होंने करी, 7 मई से यात्रा शुरू होगी। पूरे हरियाणा के गांव गांव में उन बातों को लेकर जाएंगे। इस सरकार का वो रिपोर्ट कार्ड, कितनी इन्होंने वादा खिलाफी की, कितने इन्होंने किसान मजदूरों के ऊपर जुल्म किए, कितना इन्होंने हरियाणा के भाईचारे को तोड़ने का प्रयास किया, कितना इन्होंने देश में गलत मुद्दों को प्रसारित किया, कितना इन्होंने बेरोजगारी बढ़ाई, वो सारे मुद्दे लोगों के बीच में लेके जाएंगे। और 19 मई को कैथल में एक बड़ी महारैली करके किसानों के मुद्दों को दोबारा उभारेंगे। जिस तरीके से एक घर में किसान मजदूरों का मुद्दा है उसको लेके जाएंगे। और एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, उसके जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। अभिमन्यु जी, आपको बीजेपी से इतनी एलर्जी क्यों है? क्यों आपके ऊपर बार बार ये भी आरोप लगते हैं कि आप विपक्षी पार्टियों के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, इसी वजह से आप बीजेपी का विरोध कर रहे हैं? मैं एक बात कह रहा हूं, देखो 2020-21 वाले आंदोलन में भी और इस आंदोलन में भी, ठीक है, इन्होंने ढेर सारे तो हमारे ऊपर पर्चे किए। इस आंदोलन में भी इन्होंने 3-4 पर्चे 307 के किए हुए हैं। आर्म्स एक्ट का भी पर्चा कर रखा है। आज तक मेरे हाथ में कभी हथियार नहीं आया लेकिन आर्म्स एक्ट का भी पर्चा इन्होंने कर रखा है। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, ये और जांच करा लें। पिछले आंदोलन में इन्होंने जांच कराई, इस आंदोलन में जांच कराई, अगर उससे भी पेट नहीं भरा फिर जांच करा लो। दिक्कत क्या, आपके पास CID का विभाग है, आपके पास स्पेशल सेल है, आपके पास IB है, आपके पास NIA है, आपके पास रॉ है, आपके पास CBI है, आप जांच करा लो ना। मैं कह रहा हूं कि किसी भी, मैं बिंदास हरियाणा पे ये कह रहा हूं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति से हमारा कोई संपर्क मिल जाए,
किसी भी तरह का हमारा कोई लेना देना उनसे मिल जाए, मैं गारंटी के साथ ये बात कहता हूं, मैं सामाजिक जीवन ही छोड़ दूंगा। एक बात। दूसरी बात अजय भाई, मैं थोड़ा बता दूं आपको ये चीज, 2014-15 में जब मैंने बीटेक करी थी ना जी, उस समय एक अमेरिका की कंपनी में हमें नौकरी मिली थी, लेकिन हम सामाजिक आंदोलनों में थे इसलिए गए नहीं। परिवार वाले भी नाराज हुए, माँ बाप भी नाराज हुए, बहुत संघर्ष भी करना पड़ा उस चीज को लेके। तो अगर हमें किसी चीज की चाहत होती, अगर हमें कोई ऐशो आराम चाहिए होता, अगर हमें पैसे कमाने होते तो अमेरिका जाते ना, डॉलर कमाते। रुपए कमा के क्या करने हैं, 1 डॉलर में 84 रुपए आते हैं। आपके ऊपर ये भी आरोप लगते हैं कि बाहर से फंडिंग हो रही है। मैं कह रहा हूँ चेक कर लो ना, दिक्कत क्या है भाई? जांच होनी चाहिए ना, बिल्कुल होनी चाहिए हमारी जांच, हमारे खाते की जांच कर लो, क्या दिक्कत है? और किसी खाते में हम मंगवाते हैं उनकी जांच कर लो, जांच तो करो, आप स्पष्ट करो आप बात को। हाँ, हमारे पास फंडिंग आती है, लेकिन कहां से आती है ये महत्वपूर्ण बात है हमारे पास, और किस तरीके से फंडिंग आती है। अभी हमने एक वीडियो भी डाली थी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, सारे के सारे पे। बहुत सारे गांव ऐसे हैं, अपने हरियाणा के जिन जिले की बात करें, पदार्थ खेड़ा है, दाते सिंह वाड़ा है, जहां मोर्चा लगा हुआ है, वो खाने के तौर पे फंडिंग लेके आते हैं हमारे पास। सुबह 4 बजे माताएं बहनें उन आसपास के गांव की उठती हैं, गुरु घर में जाके लंगर तैयार करती हैं, और वो लंगर लेके सेवा करने के लिए वो मोर्चों पे आती हैं। गांव गांव से दूध इकट्ठा होके आता है, तो हमें किसानों से दूध की फंडिंग मिलती है, हमें किसानों से लंगर की एक तरीके से फंडिंग मिलती है, हमें किसानों से भोजन मिलता है। सारे किसान भाई सेवा कर रहे हैं, यही हमारी फंडिंग है। उसके अलावा अगर सरकार को कोई फंडिंग पता हो तो वो मीडिया के सामने आके आपको भी बताएं, हमें भी बताएं, और उसकी जांच भी कराएं जी। अभिमन्यु जी, 2 दौर की अभी वोटिंग हो चुकी है, तो क्या लगता है आप लोगों के द्वारा जो तमाम दावे किए गए हैं, जो बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, कहीं कोई इक्का दुक्का असर हुआ है, या फिर वैसे ही आप लोगों ने बड़ी बड़ी डींगे हाँक दी? देखो, किसानों का, मजदूरों के मुद्दों का क्या असर है उसको जानने के लिए एक ही एग्जाम्पल समझ लें हम, कि प्रधानमंत्री जी पहले चरण से पहले एक सभ्य और शालीन भाषा में बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही पहले चरण की उनको फीडबैक मिली तो वो फिर दोबारा से किसानों मजदूरों के मुद्दे दबाने के लिए मंगलसूत्र, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद के मुद्दे ले आए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के एक बयान को तोड़ मरोड़ के गलत तरीके से पेश किया, झूठ बोला। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह, देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो WTO, आपको कांग्रेस पे इतना रहम क्यों आ रहा है? वही बात बता रहा हूं। यही वजह है कि आपके ऊपर आरोप लगे? नहीं, मैं बता रहा हूं आपको बात। डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो WTO की नीतियां थी, उन नीतियों के हम सख्त खिलाफ थे, आज भी खिलाफ है। जो उनकी प्रो लिबरलाइजेशन, प्रो ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज थी, वो ना तो देश के हित में थी, ना किसानों के हित में थी, ना मजदूरों के हित में थी। जो उन्होंने मुक्त व्यापार समझौते किए, वो उन्होंने देश को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट को 2014 तक लागू नहीं किया। 2006 से 2014 तक हरियाणा और सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने गलत काम किए, इसलिए 2014 में लोगों ने उनको सत्ता से बाहर कर दिया। एक बात जो मैं बात कह रहा हूं, देखिए सवाल ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी या नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, सवाल ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा का है। उस व्यक्ति पे, उस सीट पे जो भी व्यक्ति बैठा हो, उस पद पे जो भी व्यक्ति सुशोभित हो, उसको गलत बातें, झूठ नहीं बोलना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का वो एक बयान है, वो भाषण है उनका अंग्रेजी का, वो मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है, वो मैंने कुछ दिन पहले दोबारा पढ़ा। उसमें उन्होंने क्या कहा था? उसमें उन्होंने ये कहा था, 2005 या 2006 का बयान है उनका, उसमें उन्होंने ये कहा था कि भाई जो किसान है, कृषि सेक्टर है, जो मजदूर हैं, SC ST भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक में खासकर मुसलमान, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए देश के संसाधनों का इस्तेमाल प्रायोरिटी वाइज उनके ऊपर किया जाना चाहिए। किसान की भी बात करी, मजदूर की भी बात करी, अल्पसंख्यकों की बात करी, SC ST की बात करी, OBC की बात करी, आदिवासियों की बात करी। लेकिन हमारे वर्तमान प्रधानमंत्रियों ने उसको तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया कि भाई देश की संपत्ति मुसलमानों को सौंपना चाहते हैं। सवाल ये कांग्रेस या सवाल BJP का नहीं है, ये सवाल प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुए एक व्यक्ति को उसकी गरिमा बचाए रखने का है। तो जितना आप जो असर की बात कर रहे थे, वो तो यहीं से दिख गया ना, वो बौखलाहट है उनमें। और एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं, देखिए 19 तारीख को पहले फेज की वोटिंग हुई। चुनाव आयोग ने कहा था कि लगभग 59%, 59% वोटिंग हुई है, ठीक है। पहले अक्सर क्या होता था, जो फाइनल आंकड़ा है वोटिंग का, वो 24 घंटे के अंदर वो दे देते थे। दूसरे फेज की वोटिंग हुई 26 तारीख को, लेकिन दोनों फेज का फाइनल आंकड़ा जो हमारे माननीय चुनाव आयोग ने दिया, वो दिया 30 तारीख को, यानी पहले फेज के 11 दिन बाद और दूसरे फेज के 4 दिन बाद। और उस समय कहा गया था कि लगभग 58 से 59% वोटिंग हुई है, लेकिन फाइनल आंकड़ा दिया जा रहा है 66% का, यानी 6% वोटिंग बढ़ा के बताई जा रही है। इसका क्या माजरा है भाई?
एक तरफ आप कहते हो डिजिटल इंडिया बन गया, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला इंडिया बन गया। आज क्या 11-11 दिन लगते हैं ये टोटल काउंट करने में कितनी वोटिंग हुई है। लोगों को ये बात समझनी चाहिए। एक और बात, दूसरी महत्वपूर्ण बात है, चुनाव आयोग ये नहीं बता रहा है कि लोकसभा सीटों पे, जितनी भी लोकसभा सीटों पे चुनाव हुए, वहां टोटल वोट कितनी पड़ी है, ये नहीं बता रहा। वोटों की संख्या नहीं बता रहे हैं, कह रहे हैं इतने परसेंटेज वोटिंग हुई है। अरे भाई, आपके पास सारा डिजिटल आंकड़ा है, आप बता दो कि टोटल वोटें इतनी पड़ी है। लोग अपने जो बूथ एजेंट बैठे हैं तमाम पार्टियों के, वो अपना मिलान कर लेंगे कि भाई इतनी वोट ही टोटल गिरी है या नहीं गिरी है। वो कह रहे हैं परसेंटेज में खतरनाक बात यह है कि टोटल वोट किसी को पता ही नहीं। अगर आप 100 का 70% निकालोगे वो 70 हो जाएगा, 200 का 70% निकालोगे 140 हो जाएगा। मान लीजिए वोट पड़ी हो 70, वो कह देंगे भाई 70% पड़ी है, लेकिन ये तो किसी को नहीं पता ना टोटल वोट कितनी पड़ी है। वो कह देंगे टोटल वोट कितनी है, टोटल वोट कितनी कास्ट हुई है, वो किसी को पता नहीं। उनकी वोटों टोटल वोटों की संख्या बढ़ा दो, किसको क्या पता लगेगा। मेरा ये कहना है, आज के डिजिटल युग में इस तरीके से जो चीजें होती हैं वो पूरी चुनावी प्रक्रिया के ऊपर शक पैदा करती हैं। देखो, आज तक आपने कई बार इंटरव्यू किए, हम इस तरह की बातें नहीं करते हम, लेकिन मुझे खुद से, जब से मैंने आज सुबह से ये न्यूज पढ़ी है जो पेपर्स में आई है, मुझे खुद ही एक मेरे मन में बार बार ये सवाल उठ रहा है कि भाई फिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे, चुनावी प्रक्रिया पे भरोसा क्या रह जाएगा। क्या 11 दिन लगने चाहिए वोटों की गिनती करने के लिए, वोटों की परसेंटेज बताने के लिए? आप टोटल वोट क्यों नहीं बता रहे, कितनी वोट गिरी है, किसको गिरी किसको नहीं गिरी, हो तो 4 जून को पता लगेगा। लेकिन ये तो बताइए ना टोटल वोट कितनी गिरी है, यहाँ पे टोटल वोट लोगों ने कितनी डाली है। जब वीवीपैट वाला मामला गया, वहां चुनाव आयोग ने ये कह दिया कि भाई वीवीपैट का कागज खराब है, इस पे इतने दिन तक ये मेंटेन नहीं किया जा सकता। क्या हमारे देश में, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं, क्या ऐसे कागज नहीं ला सकते जिसपे 20 दिन 25 दिन 1 महीना तक वो मिटे नहीं? क्या वीवीपैट की पर्चियों की काउंटिंग हो जाए तो कोई वो हो जाएगा, कोई बड़ी बात हो जाएगी? तो हमारा ये कहना है इस तरीके की चीज़ें ठीक नहीं है। और देखो, आज हम मंडी में बैठे हैं, सरकार की मंशा भी लोगों को समझनी चाहिए। अब की बार भी हरियाणा ने कई मंडियों को बंद करने का प्रयास किया, कहा कि आपको डायरेक्ट साइलो से अटैच कर दिया जा रहा है, आप साइलो के अंदर चले जाइए, लेकिन लोगों ने विरोध किया। जहाँ पे वो मंडियाँ चल गई, नहीं तो मंडियाँ इन्होंने बंद कर दी। कई जगह की मोहाना की उधर मंडी भी बंद हुई है, सोनीपत में, और कई जगहों पर भी कैथल में आदि मंडी बंद हुई है। और आप देखो, किसान को जो आज समस्या का सामना करना पड़ रहा है, हम जुलाना में भी थे, कह रहे हैं भाई जिसका मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है उसको हम ये नहीं करेंगे, पेमेंट नहीं देंगे, फलाना ढिमका। पूरी मंडी व्यवस्था को तोड़ने का ही षड्यंत्र इनका चल रहा है। तो लोगों को जागरूक होना चाहिए, किसान मजदूरों को जागना चाहिए और अपने हितों के लिए लड़ना चाहिए। अभिमन्यु जी, बीजेपी के नेताओं की बात करें या तमाम बीजेपी की बात करें, उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जितने अच्छे काम, जितना भला हमने किसानों का किया है, इतना कोई कर नहीं सकता, और आने वाले समय में तीसरी बार हम और ज़्यादा करेंगे और 400 पार जब आएंगी तो किसानों का और ज़्यादा भला करेंगे। देखो, खुद बीजेपी वालों ने 400 पार की तो बात करनी बंद कर दी है। अब तो वो ये कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से जीत जाएं, उनका एजेंडा ये हो चुका है। और जहाँ तक बात रही किसानों के लिए काम करने की, इन्होंने कहा था किसानों की आय दोगुनी करेंगे। कितने किसानों की आय दोगुनी कर दी भाई? एक ICAR, इंडियन काउंसिल ऑन एग्रीकल्चर रिसर्च, एक सरकारी संस्था है, उसने किताब छापी जिसमें 75,000 किसानों का जिक्र किया जिनकी आमदनी मोदी सरकार के राज में दुगनी हो गई। कुछ आप जैसे खोजी पत्रकार जो गोदी मीडिया नहीं है, वो उस लिस्ट निकाल के उन किसानों से मिलने पहुंच गए। एक अपना यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर में यूपी में एक एरिया पड़ता है दादरी, तो वहाँ पे पत्रकार गए और एक किसान का नाम उस लिस्ट में लिख रखा था, हिमांशु नाम का, कि भाई इसकी आय दोगुनी हुई है। तो हिमांशु से बात करी पत्रकार ने, बोला जी मोदी सरकार के राज में आपकी आय दोगुनी हो गई, आपके पास 5 एकड़ जमीन बताई जा रही है। वो हिमांशु कहता जी मेरे नाम तो जमीन ही नहीं है, मैं खेती करता ही नहीं, ना मेरा परिवार खेती करता, लेकिन मेरी आय दोगुनी कैसे होगी? उस 75,000 में से मेजॉरिटी ऐसे लोग थे जो ना तो खेती से जुड़े हुए, ना किसी की आय दोगुनी हुई, लेकिन आय दोगुनी करने का उसमें रिकॉर्ड में डाल दिया, लोगों को बहका दिया। एक बात। दूसरी बात, ये कह रहे हैं हम 6,000 रुपये देके किसानों का भविष्य बदल रहे हैं। अरे भाई, आप उचित MSP ना देके, आप स्वामीनाथन आयोग के अनुसार MSP ना देके, आप किसान को प्रति एकड़ प्रति वर्ष 50,000 रुपये का नुकसान कर रहे हैं, और उसको कह रहे हैं हम 6,000 रुपये देके तुम्हारा भविष्य बदल देंगे। आपने जेब से निकाल लिए 50,000 और उसको दे रहे हैं 6,000। हमने एक एक दाने का। और जहां तक बात रही ना भाजपा से सवाल करने की, भाजपा के एक नेता ने PC में बोल दिया कि अगर ये किसान सवाल जवाब करना चाहते हैं तो हमसे डायरेक्ट आके सवाल जवाब करें, हम जवाब देंगे। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि भाई भाजपा के जो टॉप नेता हैं वो आ जाएं। 23 तारीख का 23 अप्रैल का दिन रख दिया। हम 6 घंटे वहां बैठे रहे, कोई भी नहीं आया। हमने एक एक दाने का प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक दाने का हिसाब दिया, एक एक बिल्कुल दाने का। टोटल गेहूं की पैदावार 2023 में कितनी हुई थी? 1105 लाख मीट्रिक टन।
भारत सरकार ने, एफसीआई ने कितनी खरीदी? 262 लाख मीट्रिक टन। बाकी किसान ने अपने घर में ही कितनी इस्तेमाल करी? लगभग 36.38%। टोटल हिसाब किताब निकाल के हमने ये निकाला था, मैक्सिमम अधिक से अधिक मैं कह रहा हूं, अगर भारत सरकार एक एक दाने को एमएसपी पे खरीद दे तो मैक्सिमम 14 से 15 हजार करोड़ का खर्चा है। लेकिन उससे होगा क्या? भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होगा। 14-15 हजार करोड़ रुपए जब किसान की जेब में जाएगा, किसान कोई पॉलिटिशियन नहीं है जो उस पैसे को स्विट्जरलैंड के बैंकों में, स्विस बैंकों में जमा कर देगा। वो उस 14-15 हजार करोड़ रुपए से कुछ ना कुछ मार्केट में खरीदेगा। मार्केट में खरीदेगा, चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों को और भी ज़्यादा रोजगार मिलेंगे, तो देश की अर्थव्यवस्था अच्छे तरीके से चलेगी। लेकिन पता नहीं सरकार को कौन ज्ञान देता है, सरकार को कौन सलाह मशवरा देता है। सरकार हमेशा उल्टे उस पर चलती है। अब यहाँ पे देखिए, लोग सवाल करना चाह रहे थे रणजीत चौटाला से, सवाल जवाब तो करने ही नहीं दिए, उल्टा गिरफ्तार करके मुकदमे दर्ज कर दिए। अभिमन्यु जी, अगर हम बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो आपने तमाम परेशानियां बताई हैं, तमाम समस्याएं बताई हैं, तो आप इस चुनाव में तमाम जो हरियाणा के या देश भर के किसानों की बात करें तो किस पार्टी का समर्थन आप करने जा रहे हैं? देखो, मैं खुल के बताइए। मैं खुल के बताऊंगा। मैं लोगों से एक बात जरूर कहता हूं, भाजपा और उनकी सहयोगी पार्टियों वालों से भी सवाल करो, जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं वो आए उनसे भी सवाल करो, उनसे भी पूछो कि आप सत्ता में आ गए तो आप किसानों के लिए क्या करोगे, आप मजदूरों के लिए क्या करोगे, आप कर्ज माफी के मुद्दे पे क्या करोगे, आप जो 2013 वाला जमीन अधिग्रहण कानून है उसको दोबारा लागू करने के मुद्दे पे आप क्या करोगे, जो मजदूरों की मांग है कि 700 रुपये दिहाड़ी करी जाए मनरेगा के हिसाब से और साल में 200 दिन रोजगार दिया जाए, मनरेगा को खेती से जोड़ा जाए, उस पर आपकी क्या राय है? किसानों का और मजदूरों का दोनों का कर्ज माफ किया जाए क्योंकि सरकारों की गलत नीतियों के कारण कर्जदार हुए, उस पर आपकी क्या राय है? इन चीज़ों के सवाल पूछने चाहिए भाजपा और उनकी सहयोगी पार्टियों से, और विपक्ष से भी। एक बात। दूसरी बात, मेरा ये मानना है कि वोट डालना किसी भी व्यक्ति का निजी अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। वोट जरूर डालनी चाहिए, अपनी वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा, वोट अपने सामाजिक मुद्दों पे डालनी चाहिए। वोट जाति या धर्म के नाम पे नहीं डालनी चाहिए। वोट कोई पैसे के लालच में या कोई शराब के लालच में नहीं डालनी चाहिए। हाँ, ये जरूर है, हम तो आपको सिर्फ याद दिलाएंगे वर्तमान सरकार ने 10 साल में क्या क्या गलत काम किए। कितनी बार किसानों की हड्डियां तोड़ी लाठीचार्ज करके, कितनी बार जहरीली गैसों का इस्तेमाल किया, कितनी बार इन्होंने बेरोजगार नौजवान जो रोजगार मांगने गए हुए थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, कितनी बार इनके कार्यकाल में पेपर लीक हुए, कितनी बार मजदूरों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, कितनी बार सरपंचों को सड़क पे पीटा गया। जो सरपंच एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार होते हैं, जो तीसरी सरकार होते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा, कितनी बार इन्होंने आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ बदसलूकी करी, कितनी बार इन्होंने भाईचारा तोड़ने की कोशिश करी, कितनी बार इन्होंने हिंदू मुसलमान के नाम पे दंगा कराने की कोशिश करी। क्या क्या इन्होंने गलत काम किया सत्ता में बैठे लोगों ने, वो हम उन लोगों को याद दिलाएंगे। ये एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक यूनियन का कार्यकर्ता होने के नाते, मतलब आप किसी को ये नहीं कहेंगे कि किस पार्टी को वोट देना? नहीं, बिल्कुल नहीं कहेंगे, ना ये हमारा काम है। हम ना किसी पार्टी का समर्थन करते हैं, ना किसी पार्टी को वोट डालने ही कहते हैं। हम तो ये जरूर कहते हैं, सत्ता में जो भी पार्टी बैठी है, वो कोई भी हो सकता है जैसे आज बीजेपी है, हो सकता है चुनाव के बाद कोई कांग्रेस आ जाए, इनेलो आ जाए या और कोई पार्टी आ जाए, तो अगर वो सत्ता में बैठे हैं तो सवाल फिर उनसे भी होने चाहिए। सवालों से कोई नहीं बचना चाहिए। ये जो राजनेता है ना, जिनको हमने मालिक बना लिया, मालिक नहीं है, जनता के नौकर हैं। इनको नौकर के तरीके से रखो। राजनीति बनाई गई थी सेवा के नाम से, लेकिन इन्होंने धन कमाने का धंधा बना लिया है इसको। और मैं तो देखो एक चीज़ ये बिल्कुल स्पष्ट कहूँगा, आज जो पूरा एक जो सिस्टम बनाया जा रहा है, ये लोकतंत्र की निशानी नहीं है कि लोगों को मुद्दों से भटकाने की कोशिश करी जाए, लोगों को धमकाने डराने की कोशिश करी जाए। ये चीज़ें चलती नहीं हैं। लोग जागरूक हो चुके हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है, मुझे खुशी है इस बात की, 2019 के बाद से हरियाणा में, पंजाब में इतने आंदोलन हुए और उस बात से एक बड़ी चीज़ अचीव हुई। मुझे उस बात को लेकर बहुत खुशी है। तो हमने भी सर्वे किया, ये आप तो बड़े लेवल पे सर्वे करते हो, लेकिन हमने गाँव में बातचीत करी। 2019 के चुनाव तक गाँव में होड़ लगती थी कि राजनेता को सबसे पहले काजू कतली की बर्फी कौन खिलाएगा, राजनेता को बढ़िया से बढ़िया जूस कौन पिलाएगा। चाहे किसान हो, मजदूर हो, वो अपने बच्चों के लिए शायद वो चीज़ें नहीं ला पाते थे, लेकिन राजनेताओं को खिलाने के लिए होड़ मचती थी। लेकिन अब की बार ये चीज़ देख के बड़ी खुशी हो रही है। कोई किसी राजनेता को काजू कतली नहीं खिला रहा है, कोई किसी राजनेता को जूस पिलाने की होड़ नहीं लगा रहा है। लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं, और यही एक हेल्दी लोकतंत्र की निशानी होती है। भाई, क्यों इनके काजू कतली खिला के इन पे पैसे बर्बाद कर रहे हो? खूब देश को लूटा इन्होंने, ये अपने आप अपनी काजू कतली खा लेंगे। इनसे सवाल पूछो,
शांतिपूर्ण तरीके से पूछो, सवाल जवाब करो, सवालों का जवाब ना दे तो फिर काले झंडे दिखा के विरोध भी करो इनका। जी, विरोध भी करो इनका। काफ़ी सारे और भी किसान हमारे साथ मौजूद है, आप मेरे साथ यहाँ पे देख सकते हैं तमाम जो किसान हैं। और एक बार मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि चारों तरफ एक बार कैमरे को घुमाएं। तमाम जो लोग यहाँ पर अभिमन्यु कुहाड़ की बातों को सुन रहे हैं, इनकी ज़ुबानी भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ माहौल है और इनकी बातों से कितना सहमत है। बाबू जी, क्या लगता है अब की बार 2024 के चुनाव में किसान कैसा फैसला लेने जा रहे हैं? किसानों का फैसला तो अजय जी ऐसा है, जैसे भाई साहब ने बताया, हमारे तो जो मुद्दे हैं उनका जो पक्ष लेगा हम उनको वोट देने का प्रयास करेंगे, वोट देने की सहमति जताएंगे। और जैसे भाजपा वाले कर रहे हैं, विरोध करने से पहले ही गिरफ्तारी कर रहे हैं, कोई सवाल का जवाब नहीं दे रहे, इन्हें दूसरी पार्टियों एजेंट बता रहे हैं, ये तरीका गलत है। बाकी लोगों की अपनी राय है, जिसका मत होगा उन्हें वोट देंगे। लोगों की अपनी राय है। कुछ युवा साथी भी हमारे साथ मौजूद है। क्या लगता है युवा किस तरीके से अब इस 2024 के चुनाव में वोट करने जा रहा है? अब की बार तो जैसे जो 2024 का जो इलेक्शन होगा उसमें जो युवाओं की भागीदारी रहेगी, वो अब जात पात, धर्म, राम मंदिर इनको छोड़कर इस देश के हित के लिए जो काम करेगा उसके लिए हम वोट की अपील करेंगे, और जो अच्छा काम करेगा उसको सपोर्ट करेंगे। जो अच्छा काम करेगा उसको सपोर्ट करेंगे। और भी काफ़ी सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आपके ऊपर तो मामले भी दर्ज हुए हैं और आप नेताओं को धमकाते हैं, ऐसे आरोप आपके ऊपर लगते हैं, और किसी एक नेता का पक्ष लेते हैं और दूसरे नेताओं का विरोध करते हैं। पक्ष हम किसी ना तो किसी नेता लेंगे, और उनका रही विरोध करने की बात, हम अपनी जो मांग है नहीं, मांग मनवाने के लिए उनसे सवाल जवाब करना चाहें, वो सवाल ना दें, भाग गए हैं। सवाल का जवाब नहीं देंगे तो फिर विरोध कराएंगे और इस तरह फालतू कराएंगे। रही 11 तारीख खाली अपनी बात, 11 तारीख ना हम शांतिपूर्वक ढंग से बैठे थे, वहाँ आएंगे मंत्री जी, उससे सवाल जवाब कराएंगे। उससे पहले इतनी फोर्स ले आके पहले डिटेन कर लिए, तो इस तरह फालतू और कराएंगे। अगर हमारी ये मांग मान ले और कर लें तो हमने विरोध करने की जरूरत भी की है। तो मतलब आप किसी एक पार्टी को लेके चल रहे हैं कि किसको सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट तो हमारा किसी मतलब हमारी समस्या जो करेगी हम उसी की सपोर्ट कराएंगे, हमारा कोई मकसद नहीं किसी पार्टी ने। और जी बाबू जी, क्या लगता है 2024 के चुनाव में किसका समर्थन करेंगे आप लोग? भाई जो बढ़िया काम करेगा, किसाना का की बात करेगा, उसका समर्थन कराएंगे। जी, किसानों के हक की बात करेगा उसका समर्थन करेंगे। तमाम किसानों की जुबानी हमने आपको सुनवाया, और साथ ही साथ किसान यूनियन के जो बड़े पदाधिकारी है, वरिष्ठ नेता है अभिमन्यु कुहाड़ की जुबानी भी हमने आपको सुनवाया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो किस प्रकार से अपनी रणनीति बना रहे हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वो गांव-गांव जाकर रैलियां निकालेंगे और तमाम जनता को ये बताने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो इस चुनाव में विरोध करने की बात कर रहे हैं और कहां आप लोगों ने समर्थन करना है। हालांकि उन्होंने डायरेक्ट किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है, लेकिन तमाम हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग जानते हैं कि बीजेपी के विरोध में बात करने का या वोट करने का किसको इनडायरेक्ट वे में फ़ायदा पहुंच रहा है। हालांकि किसानों के इस ऐलान का, या ये कहें किसानों की तरफ से जो बयानबाजी की जा रही है, उसका कितना परिणाम चुनाव के बाद देखने को मिलेगा, चुनाव परिणाम में देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल एक बात तो तय है कि लगातार जो किसान हैं वो यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो उम्मीदवार हमारी समस्याओं का समाधान करेगा उसी को हम इस 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।